हेलो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 भर्ती 2023 जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बाकी है और उन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जानी भी अभी बाकी है। लेकिन उससे ठीक पहले बहुत सारे नए जो विद्यार्थी हैं वो सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और काफी लंबे समय से ये क्वेरी यूट्यूब या व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार चली आ रही है। काफी बच्चों ने जो है वो इंग्लिश के बैच में प्रीलिम्स के लिए एनरोलमेंट भी लिया है कि सर हमें तैयारी करनी है। अब सबसे पहली बात, इस सेशन में मैं आपसे दो टाइप की बातें करूंगा, एक मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 को लेकर और दूसरा जो लगातार एक सिनेरियो चल रहा है कि क्या एमपी वर्ग 1, 2 और 3 तीनों की कोई पात्रता परीक्षा कॉमन होगी। इन सब बातों को लेकर हम जो है वो आज की सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वो बुद्धिजीवी बच्चे जिन्हें बाद में ये कमेंट करने में जो है वो थोड़ी तकलीफ होगी, तो वो अभी भी वीडियो देखना जो है वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में उन्हें पूरा वीडियो देख के भी एक ही चीज लिखनी होगी कि सर आपका मेन और अहम मुद्दा कोर्स बेचना है। जी भाई, बिल्कुल यही है, इसलिए आप अपना कीमती और बुद्धिमान समय जो है वो जाया ना करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 काफी लंबे टाइम से जो है वो अवेटेड वैकेंसी थी मेंस के लिए, क्योंकि 2023 में इसका जो है वो नोटिफिकेशन आता है और 2023 के बाद में 2 साल लग जाते हैं इसका आपको जो है वो एग्जाम करवाते हुए मेंस की, और मेंस एग्जाम होने के बाद में भी रिजल्ट को लेकर, और क्योंकि लगभग देखिए ऐसी कोई भर्ती ही नहीं रही आज तक, मैंने अपने करियर में शायद जो है वो यूपीएससी या बैंकिंग के अलावा ऐसा कोई सेगमेंट नहीं देखा हो स्टेट गवर्नमेंट में जो भर्ती कोर्ट में ना गई हो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग लालच की वजह से, कुछ लोग वास्तविक मुद्दों की वजह से उसे कोर्ट में घसीटते ही रहते हैं। ये एक आम प्रक्रिया है। मतलब हमारे यहां पे भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रीलिम्स, मेंस या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। हमारे यहां पे भर्ती प्रक्रिया है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन, फिर कोर्ट, फिर जो है वो प्रीलिम्स, फिर कोर्ट, फिर मेंस, फिर कोर्ट, फिर रिजल्ट, फिर कोर्ट, फिर डीवी, फिर कोर्ट, फिर जो है वो ज्वाइनिंग, और उसके बाद में भी वो कोर्ट में लंबित ही चलती रहती है और कोर्ट प्रक्रिया के अधीन ही लगभग सारी चीजें हो जाती है। जैसे अभी भी मामला जो है वो वर्ग 2 का कोर्ट में विचाराधीन है माननीय न्यायालय में, लेकिन उसका रिजल्ट जारी किया जा चुका है और संभवतः बहुत जल्दी जो है वो डीवी की प्रोसेस भी बच्चों की शुरू हो जाएगी और वो लोग विचार में ही बैठे रहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से हम इस भर्ती को अटका लेंगे। सरकार एक बार भर्ती करवाने के बाद में उसे रद्द करने में जितनी लंबी प्रोसेस है उससे बढ़िया तो वो दोबारा भर्ती करवा लेंगे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। इससे सरकार की साख पे सवाल उठता है या सरकार के सिस्टम पे सवाल उठता है, गवर्नमेंट सिस्टम पे सवाल उठता है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स पे सवाल उठता है कि भैया तुमने भर्ती करवाई, क्या करवाया जी? साहब ये करवाया हमने। अच्छा, इसमें इतनी सारी चीजें रही कि उस गवर्नमेंट के टाइम पे या उस डिपार्टमेंट ने ये किया। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन आप जब भी लगा के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक धर्रा या एक जो है वो ग्रुप लगातार इन चीजों से जूझता रहता है, वो इन चीजों की टेंशन लेके परेशान होकर चीजों को आगे पीछे खींचता रहता है, और दूसरा ग्रुप शांतिपूर्वक तरीके से तैयारी करता रहता है जिसके टारगेट एक नहीं होते। वो प्लान ए पर ही काम नहीं करता, वो प्लान ए बी सी डी ई जहां तक उसको जरूरत पड़ती है वहां तक बना के रखता है कि अगर मध्य प्रदेश एक वर्ग 1 नहीं तो एमपी सेट सही, असिस्टेंट प्रोफेसर सही, वो नहीं तो वर्ग 2 सही, या जैसा भी उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनको अलाउ करती है उस हिसाब से चीजें चलने वाली है। तो आइए आज के सेशन में बात करते हैं सबसे पहले एक हॉट और आपका जो है वो मेन मुद्दा ये वाला कि सर अभी 2 दिन पहले भी हमने ये खबर पढ़ी कि जो आपके अपने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अब मध्य प्रदेश में सभी सरकारी नौकरी के लिए अब एक एग्जाम होगा, बनाएंगे कर्मचारी आयोग, है ना। इसका एक डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को दूं तो ये इनका पूरा अहम मुद्दा है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी जो 2019 में भारत सरकार ने कहा था एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स ने कि भैया हम सीईटी लागू करेंगे। आज हम 2025 कंप्लीट करने वाले, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं और अभी तक लागू नहीं हुआ। उससे पहले ही कि भारत सरकार इसे लागू करती, राजस्थान, हरियाणा या बाकी कुछ गवर्नमेंट्स ने इसे लागू कर दिया, लेकिन ये कहां तक लागू हो पाया और किन सेगमेंट्स में लागू हो पाया वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं राजस्थान सरकार की बात करूं क्योंकि यहां का अनुभव मुझे डेफिनेटली ज्यादा बेहतर है। राजस्थान में 2 बोर्ड हैं जो एग्जाम्स करवाते हैं, एक है आपका आरएसएम एसएसबी कर्मचारी चयन आयोग जिसको अपन कह रहे हैं, और दूसरा है आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। जैसे आपके एक है एमपीपीएससी और दूसरा है आपका एमपीईएसबी, ठीक उसी तरीके से
हालांकि एक स्टेटमेंट इन्होंने अभी दिया है कि एक कर्मचारी आयोग बनाएंगे, मतलब कुछ अलग जो है वो मामला अभी भी बनेगा। ये एमपीईएसबी या डीपीआई की बात नहीं है, इसके अलावा एक आयोग का गठन किया जाएगा। अब आप एक बात सोचो, आप ये सोच के देखो कि जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे शेयर करूं कि भाई हम एमपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे को और फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता इंग्लिश वाले बच्चे को एक जगह बिठाएंगे, तो क्या ये बात रिलायबल है? कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। आज के 10 साल बाद में भी इस नियम को कभी लागू नहीं किया जा सकता कि आप टीचिंग और नॉन टीचिंग को एक साथ कर दो। हाँ, यह हो सकता है कि जो सी और डी ग्रुप की भर्तियां है, जैसे मान लीजिए पटवार है, वीडियो है, आपका जो है वो कांस्टेबल एग्जाम है, इनके लिए कोई कॉमन परीक्षा कराई जाए और फिर इनके माध्यम से मेंस यानी एक बार एग्जामिनेशन करवाई जाए, जिससे सरकार पे थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन कम रहता है और चीजें जो है वो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती। दैट इज द परफेक्ट वे। लेकिन वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 यानी 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले, 5वीं से 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने वाले और आपका 9वीं से 12वीं तक के जो लोग हैं, उन सबको एक जगह सोच के देखना, यानी प्राइमरी, मिडिल और आपका जो है वो अपर टीचर्स को एक जगह रख के चलना कहीं से भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो सब्जेक्ट वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, या हमारे बच्चों का सब्जेक्ट इंग्लिश है, कोई मैथ्स का बंदा है, कैसे कंपीट करवाओगे आप उसको? प्रीलिम्स में कैसे जो है वो कंपीट करवाओगे? एक जनरल सब्जेक्ट के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो मैथ के या इंग्लिश के योग्य है या नहीं है? अगर उन्हें शिक्षक बनना है तो उन्हें प्रीलिम्स में भी उतनी ही योग्यता साबित करनी होगी जितनी वो मेंस में करेंगे। तो पहली बात, आगे इन्होंने खुद ही कहा है, हालांकि अगर आपने इस पूरी खबर को पढ़ा होगा, कुछ लोग इसको गलत तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं कि साहब टीचिंग की भी एक ही एग्जाम होगी, टीचिंग का भी प्रीलिम्स एक ही होगा। अच्छा, प्रीलिम्स एक ही होगा, कैसे पॉसिबल है? आप मुझे समझाओ इस बात को कि सर ये इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपका जो है वो थर्ड ग्रेड, तीनों टीचर्स को एक जगह रख के कुछ सोच सकें। ठीक है, जैसे इसमें अगर आप आगे जाओगे, इस खबर में पूरी पढ़ोगे इसको, तो यहां एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये अब ये होगा, सरकार ने एक नई भर्ती योजना तैयार की है। इसके तहत कर्मचारी चयन मंडल हर साल एक परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें 90% पदों को ध्यान में रखा जाएगा। उत्तीर्ण उम्मीदवार की मेरिट लिस्ट बनेगी जो 2 साल तक वैध होगी। विभाग में रिक्त पदों पर इस भर्ती इसी लिस्ट से जारी होगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पदों के लिए यह परीक्षा लागू होगी। आगे बात समझ में? तो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के पद होते हैं, खासतौर से टीचिंग के पद होते हैं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उनको सीईटी के माध्यम से करवा लिया जाए, वरना उनकी योग्यता का एक क्राइटेरिया हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। भाई 5वीं, आप इस बात को थोड़ा पॉजिटिव लीजिएगा। एक प्राथमिक पढ़ाने वाले टीचर को अगर आप व्याख्याता से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उन दोनों के नॉलेज में डिफरेंस आएगा, और दोनों के नॉलेज में डिफरेंस आएगा तो आप उनको एक पॉइंट आउट पर कैसे देख सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये कहना गलत होगा कि इनमें जो है वो टीचिंग ग्रेड में भी ये चीज लागू होगी। सीईटी अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, बाकी हो सकता है भविष्य में क्या आए या क्या ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं तर्क वितर्क। अच्छा, एक चीज और है, जैसे पहले जो पात्रताएं हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा और ले लो आप। सेकंड ग्रेड में जिन्होंने पहले से पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, ठीक है, या फिर आपके जो है आपकी फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने पहले से पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, थर्ड ग्रेड में जिन्होंने पहले से पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, फिर अगर सीईटी लागू होगा तो उन सबको भी देना पड़ेगा, यानी वो सब के सब जो है वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। और एक टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया ये जो है वो जीवन पर्यंत, जब तक आप उम्र के हिसाब से आप एलिजिबल हैं तब तक आपके लिए ये चीजें चल सकती है। सो इट्स कंप्लीटली मतलब अवॉइडेबल टॉपिक है, इसको लेकर ज्यादा जो है वो परेशान मत होना, बिल्कुल भी मत होना। बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, कि सर सेकंड ग्रेड जो 2023 में आया था, अब क्या संभावना है? इस कैलेंडर में सेकंड ग्रेड से रिलेटेड कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इस कैलेंडर में तो ये पूरी होगी, यानी 2026 में तो इसी को कंप्लीट किया जाएगा। 2025 में, माफी चाहूंगा, 2 महीने में इसकी ज्वाइनिंग वगैरह देके इसको फाइनल करवाया जाएगा। फिर बात आती है कि सर क्या प्रीलिम्स एग्जाम करवाई जा सकती है? तो जैसा कि सरकार ने पहले भी कहा है कि वो लगातार जो है वो युवाओं को भर्ती या रोजगार जो है वो देने का प्रयास करेगा। पहले सेकंड ग्रेड था, फिर फर्स्ट ग्रेड था, पहले फर्स्ट ग्रेड था, फिर आपका सेकंड ग्रेड आया, फिर आपका थर्ड ग्रेड आया। अब वापस से जो है वो चीजें, फर्स्ट ग्रेड ऑलरेडी जो है वो रिपीटेड मोड पे है, दिसंबर में एग्जाम दे रखा है। 2 चीजें हैं कि या तो दिसंबर के बजाय जनवरी में हो जाएगा, या हो सकता है दिसंबर में भी हो जाए, किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और उन लोगों के मुंह पे कड़ा तमाचा होगा जो लोग अवेटेड पोजीशन में बैठे रहते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी शुरू करेंगे।
सेकंड ग्रेड का क्या हो सकता है, तो अगले सेशन में 2026 में हम शुरुआती 6 महीने में मान के चलते हैं कि इसका एग्जाम करवाया जा सकता है। प्रीलिम्स का, मेंस का तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा कि 6 महीने में मेंस भी करवा दिया जाए, बट 2026 में सेकंड ग्रेड भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो कंप्लीट होती हुई दोबारा दिखाई पड़ेगी। तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अब देखो दो चीजें हैं, एक ये कि कुछ बच्चे जो हमेशा कहते आए हैं उनका कोई, भगवान मैं कह रहा हूं, उनका कहीं अस्तित्व नहीं, वो लोग ऐसे ही करते आए, किसी भी जगह पे आप चले जाओ, उनका एक वो क्या है कि देखिए भारत में बोलने की आजादी है, आप खड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, तो हम तो हैं ही क्या, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे उच्च पद जो है वो कहा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जूता फेंका जा सकता है, तो फिर एक आम टीचर का तो कहना ही क्या है। तो ये तो जनरल सी बात है। दो तरीके के लोग हैं, एक लोग जिनका हमेशा से ये क्रिटिसिज्म रहता है कि संस्थान वाले सिर्फ कोचिंग अपनी चलाने के लिए या कोर्सेज बेचने के लिए सारी चीजें करते हैं। ठीक है भाई, तुम मत पढ़ो, किसी और की इच्छा हो उसको पढ़ने दो, और अगर आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आपका भविष्य तो पहले ही खतरे में है। आप कोई भी सेकंड ग्रेड की तैयारी, जो लोग अभी पास आउट हुए हैं उनसे तैयारी किए हुए बच्चों से जब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल कितना है चीजों का। क्या कंपटीशन इतना आसान है कि आप बैठेंगे और पहले ही एग्जाम में आप क्वालिफाइड हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो है वो लेकर चल लेंगे? रैंक लाना इतना आसान होता तो आपका भी इन लोगों में से जो है वो नाम होता। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 इंग्लिश का जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में कुछ अलग ही देखने को मिला। टॉप 10 रैंकर्स जो हैं, यानी पूरे इंग्लिश में जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो बनाए हैं, उन 10 में से 7 विद्यार्थी जो है वो अपनी लिस्ट में है, और ये 7 आपको जो है वो चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे। ये सब के सब पेड बैचेस से हैं, और रही बात अपनी जो है वो तकरीबन 350 से ज्यादा सिलेक्शन जो है वो हमने इस बार पहली ही मेंस एग्जाम में दिए हैं, और वो सफल हो पाए हैं अपनी खुद की मेहनत से, एक लंबी और बेहतरीन स्ट्रेटेजी की वजह से, और फिर संस्थान के एक प्रॉपर गाइडेंस की वजह से। दोनों चीजें, हमारा योगदान उसमें डेफिनेटली, मैं इस बात को हमेशा कहूंगा कि एक बच्चे की मेहनत इतनी ज्यादा जरूरी है कि हमारा योगदान उसके सामने शून्य नजर आता है। लेकिन अगर वो एफर्ट करेगा ही नहीं तो हम अपने एफर्ट लगवाएंगे कहां से? हमारा काम है कुछ बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाना, उनको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें प्रोवाइड करवाना, लेकिन तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट की होती है। और डेफिनेटली इन सब लोगों ने उस लेवल की मेहनत की है, और शायद इसी वजह से आज वो इस अचीवमेंट को ले पाए हैं। अभी रिसेंट जितने भी बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वर्ग 2 में, आप उनमें से पूछेंगे तो 70-80% बच्चे जो है वो संस्थान के बारे में बात करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो रिजल्ट के लिए टाइम लगता है ना। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने एकदम से छू मंत्र किया हो कि आज शुरू किया है और आज के आज ही कि सर अभी 15 दिन पहले शुरू किया था और मेरा सिलेक्शन तो बस हो गया 15 दिन पढ़ने से ही, या मैंने तो बस जनरली जो है वो सिलेक्शन ले लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स जो है वो अभी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर अच्छी मेहनत करने में टाइम लगता है। लिटरेचर का पार्ट है, हालांकि प्रीलिम्स में लिटरेचर नहीं है, प्रीलिम्स में आपका जो है वो पेडागोजी का पार्ट है, साथ में आपकी जो है वो ग्रामेटिकल और वोकेबलरी का पार्ट है, तो वो आप तैयार कीजिए। मेंस का पार्ट जो है वो आपका क्या रहेगा, लिटरेचर पार्ट भी उसमें शामिल रहेगा। 20 यूनिट में इसको जो है वो दिलवाया जाता है, और भाई साहब क्या गजब लेवल का जो है वो सिलेबस दिया जाता है। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसको लेकर अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो बहुत जनरल सी योग्यताएं, फॉर्म भरने की क्या प्राइस रहेगी ये तो बाद की बातचीत है, क्योंकि वो तो उस टाइम पे जब हम देखेंगे। आप अगर मास्टर्स माफी चाहूंगा, आप अगर बीएड हैं, ठीक है, बीएड या डीएड का विद्यार्थी जिसने सेम सब्जेक्ट से क्या कर रखा हो, बीएससी, बीए या बीकॉम कर रखा हो, ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं मास्टर्स यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ध्यान देने लायक बात, जो मेन बात है ना, वो ये है कि आपका बैचलर्स बीएड चाहिए। बैचलर्स प्लस क्या चाहिए, बीएड या डीएड जो है वो एलिजिबल माना जाता है। आप जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी हैं, तो भी आप योग्य हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो चीजें रहती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, पूरा का पूरा इसका प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। जैसे ये सारी चीजें हो गई, इसकी आपका जो है वो स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा और उसके समकक्ष हो, या फिर कम से कम जो है वो 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। ये देखो, ये ध्यान रखना कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और आपका बीएड होनी चाहिए, 2 वर्षीय जो है वो बीएड आपके पास में होनी चाहिए। बीएड या डीएड दोनों इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब आप थोड़ा क्वेश्चन जो है वो बच्चों का ये आता है कि सर मैं
बीएससी हूं, क्या मैं इंग्लिश से अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर पाओगे। कर भी दोगे तो फिर डीबी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं सेकंड ग्रेड में, जबकि फर्स्ट ग्रेड में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि आपके पास मास्टर्स हैं, बीएड है, जैसे आपने इंग्लिश से एमए कर रखा है और बीए किया हुआ है, तो आप फर्स्ट ग्रेड देने के लिए एलिजिबल हैं। भले ही आपका जो है वो ग्रेजुएशन में चाहे आपकी कॉमर्स रही हो, आपने बीसीए किया है, बीबीए किया, जो भी किया है, डजंट मैटर, मास्टर्स प्लस बीएड होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए। लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए डीएड, बीएड और उसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये शर्त जो है वो विशेष तौर पे सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। फिर जब प्रीलिम्स होगा तो इसमें 50% और 60% का वेटेज रहता है कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 50% यानी आपका 75 मार्क्स और बाकी को 90 मार्क्स मिनिमम जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और ये सारी चीजें जो है वो रहेगी आगे। जो है वो जो लोग पहले से क्वालिफाइड है उनको दोबारा तैयारी करने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स की, वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। और इसमें अगर हम बात करें कि सर जो है वो सिलेबस वगैरह का या एग्जाम पैटर्न का क्या रहता है, बच्चे को सबसे मेन एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी के 30 क्वेश्चन होंगे जनरल के। अब जनरल में क्या क्या काउंट हो जाता है, देखो एमसीक्यूज हैं, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपका, जो है वो ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। ये बाद में इसको जो है वो चेंज किया गया था ना, माइनस मार्किंग को जो है वो बाद में चेंज कर दिया गया था। ये पुराना नोटिफिकेशन है इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, बाद में इसको चेंज किया गया था। डन। अब सुनो, सामान्य हिंदी जिसके 8 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आपके जो है वो जिसमें सामान्य ज्ञान हो गया, आपका समसामयिक घटनाक्रम हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इसके टोटल 7 क्वेश्चन। और पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है उसके 10 क्वेश्चन जो है वो आने वाले। ये 30 क्वेश्चन तो आएंगे जनरली। ठीक है, और बाकी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी के 120 क्वेश्चन, इंग्लिश वालों के उनके संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली जो है वो इंग्लिश, मैथ इनके साथ में नहीं जा सकते। फिर वो किस में काउंट किए जाएंगे, आपके जो है वो एसएसटी में काउंट किए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा विशेष तौर पे देख लीजिएगा। और ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये तो जैसे मान लीजिए बेसिक सिलेबस हो गया आपका वो 5 नंबर वाला। और अगर आप, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या इंग्लिश में लिटरेचर भी है क्या, जो 120 क्वेश्चन है उनमें से लिटरेचर आता है क्या? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। ये आपका ऊपर रह गया अपना इंग्लिश के सिलेबस में। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और विश्वास हो जाए। प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में लिटरेचर आएगा भैया, बट प्रीलिम्स में आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो, खासतौर से जो है वो आपकी ग्रामेटिकल और वोकेबलरी पोर्शन को जो है वो और बढ़िया कर लो, कंप्लीट कर लो उसको। अच्छा, ये तो वही पार्ट है आपका, ठीक है, फंक्शनल ग्रामर वगैरह, ये तो शुरुआत का पार्ट है, 10वीं के लेवल का जो है वो पूछा जाता है। फिर ये भी आपका रीजनिंग एबिलिटी, ये भी शुरुआत का पार्ट है जो 30 क्वेश्चन में से आ रहे हैं। ये आपका मैथमेटिक्स का जो है वो पार्ट शुरुआत का पार्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका साइंस वाला पार्ट हो गया, यहां जो है वो सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट हो गया, और यहां जो है वो यहां से भाषा शुरू हुई है। जैसे हिंदी के 120 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपकी देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आपका पैसेज वगैरह आते हैं, है ना, आपके जो है वो। इसके अलावा वोकेबलरी का पार्ट आता है आपका पूरा का पूरा। फंक्शनल जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें आता है, और राइटिंग का पार्ट आता है इसमें, मतलब लेटर है आपकी जो है वो आर्टिकल की बात करें, नोटिस की बात करें तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट बी इसमें आती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश डेवलपमेंट, है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो है वो पार्ट आता है, जिसमें इवेल्यूशन मेथड आते हैं, टीचिंग मेथड्स आते हैं। ये सारे के सारे जो है वो चैलेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ये प्रीलिम्स में है, मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपका जो है वो ग्रामेटिकल है, आपका कॉम्प्रिहेंशन है, और फिर आपका सीधा सीधा जो है वो पार्ट आता है लिटरेचर का। लिटरेचर और एनसीईआरटी भी मेंस में शामिल की जाती है। तो अभी से साथ साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आपका जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ सकते हैं, वोकेबलरी पढ़ सकते हैं, पेडागोजी पढ़ सकते हैं। अब बच्चा क्या करता है, सब कुछ छोड़ के रखेगा। जब भर्ती आएगी तो 15 दिन, 20 दिन या महीने, 1.5 महीने में उसको सब कुछ तैयार करना है, टेस्ट भी लगाने हैं, रिविजन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, 300, 350, 400 क्लासेस भी देखनी है टीचर की, और टॉप रैंकर भी बनना है। तो वो तो 5 वर्षीय योजना बनाओ, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत अपनी जारी रखो, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है और मजबूत तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए
ये अपना बैच चल रहा है, प्रीलिम्स के लिए भी हमने न्यू बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और अगर सिलेबस वगैरह में पहली बात कोई चेंजेस नहीं आते हैं, अगर कोई ऐसा पार्ट होगा तो वो हमारी मेन जिम्मेदारी होगी, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, यानी हम खुद उस सिलेबस को दोबारा कवर करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। प्रीलिम्स चल रहा है अपना, और मेंस जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है पुराना। नया जब इसकी भर्ती आ जाएगी तो फिर मेंस दोबारा से शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक बार तो अभी हमने रिसेंट मेंस करवाया इसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो टोटल पार्ट इसमें A to Z जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा दोनों बैच परचेज करना चाहता है, प्रीलिम्स विद मेंस का, तो फिर उसको इस नंबर पर मैसेज कर देना है, या किसी भी क्वेरी से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि सर मुझे ये पूछना था, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है 74109286 और 96। ये अपना एप्लीकेशन है जहां से आप डाउनलोड करके आगे की बातचीत जो है वो मतलब यहां से कोर्सेज वगैरह परचेज कर सकते हैं। या कोई डाउट हो तो आप अपनी हेल्पलाइन नंबर ये वाला 74109286 और 96 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बाकी कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन में। तैयारी मजबूत करो, मेहनत करो। एक आध महीने में जो है वो कुछ नहीं होता है, टाइम चाहिए हमें। 8-10 महीने किसी भी ग्रेड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एक लंबा टाइम, एक पेशेंसफुल जो है वो चीजें हमें रखनी पड़ती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।